अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इंटरव्यू मटेरियल्स एंड गाइडलाइंस फॉर नेशनल बैंक इंटरव्यूज़। दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स के टेस्ट पास हो गए हैं उसके बाद डिस्कशन हो चुकी है तो उनको इंटरव्यू के लिए जो है वो मेल आ जाती है। तो इंटरव्यू के हवाले से बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना ज़रूरी हैं कि वो अपना इंटरव्यू कैसे दे। इंटरव्यू का पैनल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि नेशनल बैंक का जो प्रोसीजर है जो पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी जो कन्फ्यूजन जो है इंटरव्यू के लेके कैंडिडेट के जहन में रहती हैं। टेस्ट, उसके बाद डिस्कशन, उसके बाद जो है इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाई जाती हैं। होता ऐसा है कि टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद डिस्कशन की मेल आती है। डिस्कशन में जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 से 4 मिनट गिवन टॉपिक पे जो है वो डिटेल से अपना जो है वो बयान करते हैं, उसको अच्छी तरह से परफॉर्म किया जाता है उस टॉपिक को। बाद में उस पे जो है वो क्वेश्चन भी होते हैं, वो पार्ट जो है वो कंपलसरी होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना भी कंपलसरी होता है। अब उसके बाद जो इंटरव्यू है उसके लिए जो मटेरियल है वो इस वीडियो में तमाम मटेरियल जो है गिवन है। अब इंटरव्यू जो है ये पोस्ट टू पोस्ट वेरी कर रहा होता है। जिस तरह के अगर कैश ऑफिसर की जॉब है तो उसके लिए इंटरव्यू जो है वो अलग से होगा। जनरल बैंकिंग ऑफिसर की अगर जॉब है तो उसके लिए इंटरव्यू जो है वो अलग से लिया जाता है, उसका पैनल अलग से होता है। एग्री फिनांस ऑफिसर अगर होगा तो उसका जो है वो इंटरव्यू जो है उसका पैनल जो है वो अलग से होगा। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो है उसका जो पैनल है वो अलग होगा। ऑपरेशनल मैनेजर की अगर वैकेंसी है तो उसका जो है वो पैनल अलग से होगा। ब्रांच मैनेजर, कस्टमर केयर सर्विसेज, इस तरह जितनी भी डेजिग्नेशन हैं उनके जो हैं कस्टमर जो हैं उनके जो इंटरव्यू हैं वो उनका जो पैनल है वो अलग अलग कमेटी जो है वो लेती है। इसमें एक एफएससी की तरफ से पैनल में बंदा मौजूद होता है और एक आपकी रिलेवेंट जो पोस्ट है, जिस तरह अगर एग्रीकल्चर की पोस्ट है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अगर अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की जॉब है तो अकाउंट, जिस तरह की मतलब कि आपकी डिग्री है उससे रिलेटेड जो है वो बंदा बैठा होता है। एक बंदा जो है वो एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से होता है जो कि जनरल क्वेश्चन आपसे कर रहा होता है, आपको नोट कर रहा होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आप बोल चाल कैसे रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कैसा है, आप हिचकिचा तो नहीं रहे कुछ बात करने से, जो आपको टॉपिक दिया गया है या जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका जवाब जो है वो आप कैसे दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नोट कर रहे होते हैं। इंटरव्यू के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिशन की मेल आती है, उसके बाद कैंडिडेट को ऑफ़र लेटर जो है वो रिसीव हो जाता है और कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। इंटरव्यू का जो मरहला है वो सबसे अहम है। इसमें अगर एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर की जॉब है तो उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर है तो अकाउंट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें। ये सारी चीज़ें पोस्ट टू पोस्ट जो है वो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें जनरल क्वेश्चन का पोर्शन कितना होता है, डिग्री से रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चन कितने होते हैं, उसके बाद जो है वो जनरल क्वेश्चन या जॉब जो है जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन कितने होंगे।
और ये कितने मिनट का इंटरव्यू होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, इंटरव्यू की मेल आने के बाद जो आपको एक टाइम दिया जाता है जूम मीटिंग पे, जूम मीटिंग में जो है वो आपने लिंक ज्वाइन करना होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टाइम जो है वो थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, उसके बाद जो है आप लिंक ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें आपने जो है वो अपनी वीडियो जो है वो ऑन करनी होती है। कैमरा जो है आपने अच्छे से एडजस्ट करके रखना होता है ताकि जो है आप उनको अच्छे से देख सकें, क्लियर देख सकें, और जो है वो आपको अच्छी तरह से देख सकें। इसमें जो चीज़ ज़रूरी है वो ड्रेसिंग मैटर करती है। आपकी ड्रेसिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए। कैमरे का रिज़ल्ट, उसके बाद लैपटॉप पे कोशिश करें ज्वाइन करें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। तो होता क्या है कि इंटरव्यू में जब इंटरव्यू स्टार्ट हो तो आपने इनिशियल इंट्रोडक्शन जो है वो अपना देना है, जैसे कि माय नेम, उसके बाद आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की हुई है, ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। अपना नाम बताना, डिग्री बतानी, ये चीज़ें जो हैं मैंडेटरी हैं। पास्ट से मुराद यहाँ के आपने पीछे कौन सी बैंक ज्वाइन की हुई थी, पहले कौन सी जो है वो बैंक ज्वाइन की हुई थी, उस अगर फील्ड की जॉब है जिस तरह एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर की, तो उसके हवाले से आपने पहले जो है पेस्टिसाइड का एक्सपीरियंस है आपके पास, कोई मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, इस तरह आपने रीजन बतानी है, प्लेस वेयर यू लिव, आप जो है प्लेस के हवाले से कहाँ आप रह रहे हैं, ये चीज़ें अगर ज़रूरी हों। मतलब कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो टाइम ही नहीं देते ना इन चीज़ों का, डायरेक्ट आते हैं जी, आपका नेम ले के मुखातब करते हैं जी, आप शुरू कर दें, जो है इंटरव्यू जो है क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। टाइम चूँकि शॉर्ट होता है, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर वो आपको कहें कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं तो ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने नेम से स्टार्ट करें, फादर नेम बताएं, अपना डिग्री बताएं, अगर सीजीपीए अच्छी है तो सीजीपीए बताएं, पासिंग ईयर बताएं। उसके बाद आपने पास्ट में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई वेलफेयर काम किए हुए हैं, आपने कोई सोसाइटीज़ ज्वाइन की हुई हैं, उसके बारे में बताएं। करंट एक्सपीरियंस बताएं, ये भी ज़रूरी होता है, बाज़ लोग नहीं बताते। करंट जो भी आप जॉब कर रहे हों उसके बारे में भी उनको ज़रूर बताएं कि जी मैं ये करंट जॉब में ये कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद रीजन, मतलब कि जिस तरह बहावलपुर रीजन है, सरगोदा रीजन है, उसके बाद साहिवाल रीजन है, मुल्तान रीजन है, ये सारे रीजन जो हैं जिस कैंडिडेट ने जिस रीजन से अप्लाई किया होगा वो इस रीजन के बारे में ज़रूर बताए, क्योंकि रीजन का इम्पैक्ट भी अच्छा होता है। पोस्ट के लिहाज से भी रीजन का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा इम्पैक्ट जाता है। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि वो अगर इंट्रोडक्शन का कहते भी हैं तो अपना डिटेल से इंट्रोडक्शन नहीं देते। देखें, वो आपको 40 से 50% जो है इधर से ही जज कर लेते हैं कि एक बंदा जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। अगर आप अपने आप को ही अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये बड़ी एक अहम बात है जो कि कैंडिडेट जो हैं वो अक्सर इस चीज़ को भुला देते हैं, इंटरव्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अपनी ड्रेसिंग जो है वो अच्छी रखें, कोशिश करें पैंट शर्ट हो, ड्रेस पैंट शर्ट हो, टाई पहनी हो, अपने आप का कैमरा लाइटिंग अच्छी हो, नेटवर्क अच्छा हो। तो जैसे ही वो आपको कहें जी कि जी अपना इंट्रोडक्शन करवाएं तो आप सबसे पहले अपना नेम बताएं, अपनी डिग्री का नाम बताएं, यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। उसके बाद ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं। उसके बाद अपनी दूसरा सीजीपीए अगर अच्छी है वो बताएं, पासिंग ईयर जो है वो बताएं, फिर अपना जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटर्नशिप कहाँ की है, आपकी रिसर्च किस चीज़ पे है, आपका करंट एक्सपीरियंस क्या है और कितना करंट एक्सपीरियंस है। ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो किसी जॉब के लिए अगर वो फ्रेश कैंडिडेट को भी वो मांग रहे होते हैं तो उधर भी ज़रूरी है कि आप अपना करंट जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। इससे जो है एक इम्पैक्ट अच्छा जाता है। उसके बाद अपने रीजन को मेंशन करें और प्लेस वेयर यू लिव, आप जहाँ पे रहते हैं क्यों ज़रूरी है। अगर आप एग्री फिनांस ऑफिसर के लिए जॉब कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है। अब अगला जो क्वेश्चन होता है उनका, और ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है और ये हर जॉब एनबीपी और हर इंटरव्यू में पूछते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल बैंक का विजन और मिशन क्या है।
इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे कि नेशनल बैंक का विजन और मिशन क्या है, इसको आपने 7 वर्ड से डिफाइन करना है। इमेजिन, IMAGINE, आई स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी। जो भी करना है इस फील्ड में खलूस नीयत से करना है। M फॉर मार्केट लीडरशिप, ऐसी मार्केट सिनेरियो बनाएं कि बैंक और टारगेट जो है वो अचीव कर सकें। एजाइलिटी एंड स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि जो मार्केटिंग जो सिनेरियो है, मार्केटिंग कंडीशन है, उसको आप फेस कर सकें। गुड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें शफाफियत होनी चाहिए, उसमें शफाफियत होनी चाहिए, उसमें जो है चीटिंग नहीं होनी चाहिए। कोई इनोवेशन, जो चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उसमें इनोवेशन आनी चाहिए। इनोवेशन टू प्रोवाइड फॉर द कस्टमर नीड ऑफ टुमारो, कस्टमर की जो कल की ज़रूरत है उसको जो है अपनी आज पे फोकियत देना, यह इनोवेशन है। नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग जो है उसको हमेशा अपनी प्रायोरिटी रखनी है। ये नेशनल बैंक का मिशन है। ये वो क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि जी नेशनल बैंक का मिशन क्या है, तो आपने डिटेल में नहीं जाना, उसको कहना है कि जी 7 वर्ड से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, IMAGINE, अमेजन से। तो नेशन बिल्डिंग, ई स्टैंड फॉर जो है वो एम्प्लॉयमेंट इंगेजमेंट, के न्यू एम्प्लॉय की हायरिंग करना, मेरिट बेस्ड कल्चर को अपनाना। तो आपने सिंपली इसको डिफ़ाइन कर देना है जी कि इमेजन से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। आई स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी, जो भी करेंगे खलूस नीयत से करेंगे। M स्टैंड फॉर मार्केट लीडरशिप, मार्केट लीडरशिप होनी चाहिए। एजाइलिटी एंड स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि कस्टमर को और बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। गुड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, अपने काम में शफाफियत होनी चाहिए। इनोवेशन टू प्रोवाइड, नई इनोवेशन आनी चाहिए। नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग जो है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एम्प्लॉय एंगेजमेंट थ्रू अ मेरिट बेस्ड कल्चर, कि एम्प्लॉयमेंट को जो इंगेज करना, नए एम्प्लॉय जो हैं उसके मौके फ़राहम करना, और ये चीज़ जो है ये प्योर मेरिट पे होनी चाहिए। विजन की अगर हम बात करें, टू बी द नेशन लीडिंग बैंक इनेबलिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो ये इनका विजन है कि नेशन जो है उसको लेके चलना है, सस्टेनेबल ग्रोथ उसकी करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है। चूँकि दोस्तों नेशनल बैंक जो है इसमें डिफरेंट जॉब्स हैं, इसलिए जो है उनका जो मिशन है वो जिस तरह मैंने बताया कि एग्रीकल्चर के हवाले से, अगर एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर की जॉब है तो उसमें टारगेट अचीव्स करने होते हैं, आपने लोन लिमिट जो है वो डिसबर्स करवानी होती है। तो ये इसका सिंपली विजन और मिशन है। तो एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर की अगर हम बात करें, जो कि एक वैकेंसी अनाउंस हुई है नेशनल बैंक में, एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर क्या है, तो एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर जो है ये एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट रोल है एग्रो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बोथ एंड मैक्रो एंड माइक्रो लेवल। मैक्रो और माइक्रो लेवल पे जो है ये एग्रीकल्चर फिनांस का रोल होता है कि बड़ी मंडियां जो हैं एग्रीकल्चर की उस पे फिनांस करना है हमने, चाहे छोटी हैं बड़ी हैं फैक्ट्रीज़ हैं, उन पे फिनांस करना है और बैंक को बिज़नेस लेके देना है। व्हाट डज़ एन एग्रीकल्चर फिनांस स्पेशलिस्ट डू, अब एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर जो है वो क्या करता है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो है कि एग्री फिनांस सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव आर इन चार्ज ऑफ क्रिएटिंग एंड इंक्रीजिंग a यूनिक loan insurance portfolio which includes term mortgage and operating loans। एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो होता है कि लोन जो हैं वो कस्टमर को देना, उसमें मैकेनाइजेशन सर्विसेज पे भी लोन होता है, मशीनरी पे भी होता है, सोलर पे भी होता है। लोन 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक डेवलपमेंट लोन होता है जो डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, जिस तरह उनको इनपुट कैश की मद में दिया जाता है, और दूसरा लोन जो है वो उनको मशीनरी के लिए दिया जाता है, जिस तरह आप सोलर लगा के दे रहे हैं, आप ट्यूबवेल लगा के दे रहे हैं। तो ये लोन की भी 2 कैटेगरी हैं। तो ज़मीन को जो है फार्मर लैंड प्लज करवाना, मॉर्टगेज करवाना, और उसके बाद लोन के जो है
प्रॉपर जो है उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करवाना, उसकी रिकवरी करवाना, उनकी लिमिट को डिसबर्स करवाना, जो भी उनके मार्कअप होगा साल का क्रॉप का उसको डिपॉज़िट करवाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्रीकल्चर फिनांस स्पेशलिस्ट जो होता है उसके खाते में आती हैं। तो एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर की एएफओ की जॉब्स जो हैं वो भी अनाउंस हुई हैं। उस हवाले से अक्सर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर है क्या, या एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर आपके नज़दीक क्या है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो इस हवाले से ये आपने बताना है कि एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर क्या है, एग्रीकल्चर फिनांस स्पेशलिस्ट की जो हैं वो जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ये क्वेश्चन वो बार बार पूछते होते हैं एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से कि इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो ये भी आपने लाजमी बताना है। तो देयर मेन कस्टमर आर यूजुअली क्लोजली लाइड विद पार्ट टाइम फर्म्स, हॉबी फार्म्स, एग्रीकल्चर फार्म्स, रिक्रिएशनल प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रेडिशनल टर्म्स। तो ये उन्होंने मज़ीद इसको ब्रीफ किया है कि इसका जो कस्टमर है वो क्लोजली जो है ये अपने कस्टमर से रिलेटेड होता है। अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करना रीजन वाइज, उसको किस तरह जो है बैंक को एग्री फिनांस ऑफिसर बिज़नेस दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोनिंग करके, मार्केटिंग करके। तो चूँकि एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर की जो जॉब है ये एक तरह की मार्केटिंग है। अब एग्रीकल्चर फिनांस क्या है? एग्रीकल्चर फिनांस ये है कि एग्रीकल्चर लोन करना, मार्केटिंग चाहे वो छोटी है, प्रोडक्शन के लिए लोन करना, प्रोसेसिंग के लिए लोन करना, मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर फिनांस? एग्रीकलचर फिनांस के बेनिफिट क्या हैं? देखिए, जब एग्रीकल्चर फिनांस होगा तो इससे मशीनरी जो है वो रन करेगी। फार्मर जो है उसकी, अगर उसको हम इनपुट्स के लिए लोन दे रहे हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से लोन दे रहे हैं, तो उसके फाइनेंशियल इशू जो हैं वो रिजॉल्व होंगे, जिससे जो है वो इकानमी जो है वो बेहतर होगी। एग्रीकल्चर फिनांस और क्रेडिट के मीनिंग क्या है जी? एग्रीकल्चर फिनांस डिफाइन एज द एक्ट ऑफ एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ कैपिटल इन एग्रीकल्चर। इन अदर वर्ड, इट डील्स विद द सप्लाई ऑफ डिमांड फॉर फंड्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द इकानमी। अब वो कह रहा है कि एग्रीकल्चर फिनांस और क्रेडिट के मीनिंग क्या हैं। तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर फिनांस ये है कि हमने किस तरह जो है वो कैपिटल को बिज़नेस देना है। तो इसमें एक क्वेश्चन उसने पूछा कि व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फिनांस के बेनिफिट्स क्या हैं। यह क्वेश्चन अक्सर एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर से पूछा जाता है। एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर के बारे में अक्सर ये पूछा जाता है कि किस तरह ये बिज़नेस जो है वो देता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार वो पूछते हैं, ख़ासकर एग्रीकल्चर फिनांस की जॉब्स के हवाले से, कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर फिनांस। एग्रीकल्चर फिनांस के बेनिफिट्स क्या हैं? ग्रोइंग इनकम ऑफ फार्मर्स, फार्मर की इनकम को बढ़ाना, एंड एग्रीकल्चर एसएमई थ्रू कमर्शलाइजेशन एंड एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग। सिंपल आपने यही बताना है कि जी कि एग्रीकल्चर, इसका बेनिफिट ये होगा कि कस्टमर को जब उसकी नीड जो है वो पूरी हो जाएगी तो साफ ज़ाहिर है उसकी जो क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो करेगी। जब उसकी क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी इकानमी बेहतर होगी, उसकी इकानमी बेहतर होगी तो साफ ज़ाहिर है कंट्री तक की, एक कंट्री की इकानमी जो है वो बेहतर होगी। बैंक का इसमें क्या रोल है? बैंक एक कस्टमर को उसकी ज़रूरत के वक्त उसको फिनांस कर रहा है। अब जब उसको फिनांस बैंक जो है वो करता है तो फिनांस से उसकी जो है वो काफ़ी माली मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाती हैं। तो बैंक का क्राइटेरिया होता है कि उसने पर एकड़ेज कितनी फिनांसिंग करनी है। तो डिफरेंट बैंक की डिफरेंट पॉलिसी होती है कि कॉटन क्रॉप पे आप मैक्सिमम 1 एकड़ पे कितना फिनांस कर सकते हैं, वीट पे कितना कर सकते हैं, मेज़ पे कितना कर सकते हैं। चूँकि ये ड्यूरेशन क्रॉप है, कोई 6 मंथ की क्रॉप है, कोई 4 मंथ की, जिस तरह शुगर केन है वो 1 ईयर की क्रॉप है, तो उस पर ख़र्चा भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एग्रीकल्चर फिनांस से रिलेटेड हैं कि वो किस तरह जो है वो इनको मेंटेन करता है, किस तरह वो बनाता है। हर बैंक का एक प्रोडक्ट होता है, तो नेशनल बैंक का भी एक प्रोडक्ट है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो उनको भी आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। उसके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल बैंक की जो हैं वो प्रोडक्ट कौन सी हैं, उसके बारे में भी आपने देख लेना है। उसके बाद
एग्रीकल्चर फिनांस को क्रेडिट से रिलेटेड किया जाता है अक्सर। तो क्रेडिट जो है ये चूँकि अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर से रिलेटेड है, डिपॉजिट से रिलेटेड है, तो ये जो वो जॉब है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो वो जो हैं क्रेडिट के हवाले से जो हैं वो देख लें कि किस तरह जो है इसको लेके चलती है बैंकिंग सेक्टर में, क्रेडिट के क्या मीनिंग है, डिपॉजिट के क्या मीनिंग है। उसके बाद मुख्तलिफ़ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं इस हवाले से। तो मेन जो चीज़ है एग्रीकल्चर फिनांस के हवाले से वो यही है, एग्रीकल्चर फिनांस है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट क्या मिलते हैं, इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या हैं, बैंक को इसका क्या बेनिफिट मिल रहा होता है, एग्रीकल्चर फिनांस का क्या मतलब है, क्रेडिट जो है इसका क्या मतलब है, क्रेडिट को कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अहम हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। उसके बाद एक अहम क्वेश्चन पूछा जाता है एग्रीकल्चर फिनांस के हवाले से कि ख़रीफ और रबी क्रॉप के हवाले से कि ख़रीफ का सीज़न कौन सा है, रबी का सीज़न कौन सा है। ख़रीफ बीइंग द फर्स्ट सोइंग सीज़न स्टार्टिंग फ्राम अप्रैल जून एंड इज़ हार्वेस्टिंग। ख़रीफ का जो सीज़न है अप्रैल जून में शुरू होता है, इसकी हार्वेस्टिंग जो है ये अक्टूबर दिसंबर तक रहती है। इसकी जो मेन क्रॉप हैं राइस है, शुगर केन है, कॉटन है, मेज़ है, मूंग है, माश है, बाजरा, ज्वार, मिलेट। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर फिनांस जॉब से रिलेटेड है, अक्सर वो पूछते हैं। और ये एक सादा सा क्वेश्चन है जी, ख़रीफ का सीज़न और रबी का सीज़न क्या है। तो ये हमें पता होना चाहिए ख़रीफ का जो सीज़न शुरू कब होता है, अप्रैल जून। जैसे कि आजकल का जो है ये अप्रैल, जिस तरह अभी जून का मंथ है तो ये ख़रीफ का सीज़न है। तो रबी का सीज़न क्या है, इसका हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, अक्टूबर दिसंबर। जिस तरह काटन की जो हार्वेस्टिंग है अक्टूबर दिसंबर में होगी। तो ये राइस है, शुगर केन, मेजर क्रॉप्स। आपने चार अक्सर वो फसलें भी पूछ लेते हैं कि रबी की 4 फसलें बताएं और ख़रीफ की 4 फसलें बताएं। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। 5 फसलें आपने जो है वो देख लेनी है, रबी की और ख़रीफ की। ख़रीफ जो है वो आमतौर पर अगर हम इसे सिंपल बात करें तो ये गर्मियों का सीज़न इसे हम कह सकते हैं। ख़रीफ जो है गर्मियों का सीज़न है। आप कपास से भी देख सकते हैं इसको कि कपास जो है वो गर्मियों की फसल है, गर्मियों में लगाई जाती है। इस तरह राइस जो है किसी बेल्ट में, शुगर केन जो है काटन में। अब मेज़ जो है ये सदाबहार क्रॉप है, इसको आप दोनों में काउंट कर सकते हैं। मूंग, माश, बाजरा, ज्वार, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फोडर क्रॉप्स जितनी भी हैं, मेजर फोडर क्रॉप्स जो हैं ये भी ख़रीफ में लगाई जाती हैं। इनका भी जो सोइंग सीज़न है वो स्टार्टिंग हो रहा होता है अप्रैल जून से, और इनकी भी जो हार्वेस्टिंग है वो तकरीबन अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। ये क्वेश्चन जो है वो हर कैंडिडेट से पूछते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर दिन में वो 100 कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें 95 लोगों से ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, क्योंकि जिस बंदे की एग्रीकल्चर की डिग्री है उसे ये लाजमी पता होना चाहिए, और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को वो ये क्वेश्चन लाजमी पूछते हैं। ये आपने जो है ज़रूर देख लेना है कि किस तरह जो है। अब ये एग्रीकल्चर के हवाले से जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो इसको जानते होंगे। ये मुख्तलिफ़ क्रॉप की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, आपको गूगल पे मिल जाएगी कि गंदम के हवाले से गंदम की प्रोडक्शन प्लान होता है कि सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक पर क्या प्रोडक्शन प्लान होता है। जिस तरह ज़मीन की तैयारी है तो वो कैसे करनी है, खादों का इस्तेमाल कैसे करना है, पानी जो है फसलों को कैसे लगाना है, उसके बाद कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ किस किस फसल में होती हैं, स्प्रे पेस्टिसाइड का मरहला जो है वो कौन सी स्प्रे किस क्रॉप पे करनी है, उसके बाद इंटरक्रॉपिंग के हवाले से, उसके बाद इनका सोइंग सीज़न किस क्रॉप का क्या है, हार्वेस्टिंग सीज़न किस क्रॉप का क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में मौजूद होती हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है ये आपने इंटरव्यू से पहले अपने एरिया की, जिस तरह शुरू में मैंने बात की थी कि एग्री फिनांस ऑफिसर जॉब के लिए अपना एरिया बताना क्यों ज़रूरी होता है। वो इसलिए होता है कि जैसे ही आप कहेंगे जी मैं मुल्तान से हूँ तो वो आपको कहेंगे जी मुल्तान की मेजर क्रॉप्स क्या हैं। आप कहेंगे जी कि काटन है या मेज़ है या राइस है या फ़लानी फ़लानी फोडर क्रॉप है,
तो वो फ़ौरन इस चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। अब रबी क्रॉप कौन सी है जी? मेजर रबी क्रॉप में वीट है, बार्ले है, मस्टर्ड है, सिसेम है। तो ये जो हैं आपने इनमें से 4 याद कर लेनी है। इसका जो सीज़न है वो जनवरी टू मार्च जो है इसका पीकिंग सीज़न जो इसका फरवरी में है। तो ये आपने देख लेना है। नवंबर दिसंबर से वो ख़त्म होता है, तो उससे आगे इसका शुरू हो जाता है। ये रबी सीज़न और ख़रीफ सीज़न जो है ये आपने लाजमी देख लेने हैं। इनकी जो क्रॉप्स हैं इनमें वेजिटेबल्स में टमाटो है, फिर टोबैको है, मस्टर्ड है, राया जिसे हम कहते हैं, सरसों कहते हैं, पोटैटो है, अनियन है। इस तरह ये जो मेजर क्रॉप्स भी हैं इसमें माइनर क्रॉप्स भी हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जी 4 रबी फसलों के नाम बताएं और 4 ख़रीफ के नाम बताएं। तो आपको 4-4, 5-5 जो हैं इनके नाम जो हैं वो पता होने चाहिए। वो इसलिए कि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अहम है और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा जाता है। चूँकि हमारा जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो 70% हमारी जो है वो फिनांसिंग एग्रीकल्चर से होती है और जो हमारा कंट्री है वो भी 70% एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर अगर एग्री फिनांस ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर जो है उसकी जो बेसिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत अहम है और ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है। रबी क्रॉप्स का सीज़न जो है ये सर्दियों का सीज़न इसे आम तौर पर कहा जाता है, जैसे कि गंदम की फसल है, उसके बाद सरसों की फसल है। तो ये आपने जो है फसलें जो हैं वो लाजमी देख लेनी है। ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि एक बंदा जो है वो एग्रीकल्चर का बैठा होता है, उसका मकसद ही ये होता है कि क्या इस बंदे ने एग्रीकल्चर की डिग्री की हुई है और इसने फार्मर को डील करना है, तो क्या इसको एग्रीकल्चर की बेसिक का भी पता है। वो आपसे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पूछ सकता है, वो आपसे पेस्ट की डेफिनेशन पूछ सकता है, वो आपसे डिफरेंट डेफिनेशन जो पूछ सकता है। क्रॉप डिटेल जो हैं ये एनुअल फील्ड एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस CRS पंजाब, उनकी जो है क्रॉप डिटेल हैं ये भी आपने लाजमी जो है वो देख लेनी है। अब इसका क्या फ़ायदा है? इसमें आपको ये पता लगेगा कि कौन सी क्रॉप, जिस तरह मैंने बताया कि अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आप किस एरिए से, आप कहते हैं मैं बहावलपुर से हूँ, वो आपकी मेजर क्रॉप पूछते हैं, आप कहेंगे जी कि हमारी मेजर क्रॉप कॉटन है। वो पूछेंगे जी कॉटन का एनुअल यील्ड कितनी है, कॉटन का पाकिस्तान में टोटल एरिया कितना है, कॉटन की जो वीट की एनुअल पैदावार कितनी है। तो ये सारे जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो लैंड यूज़, जिस तरह लैंड यूज़ ये इंपॉर्टेंट, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि एग्री के वीट का टोटल पाकिस्तान में कितना एरिया है, कितने एरिया पे वीट लगती है, परसेंटेज के हवाले से भी वो पूछ सकते हैं, एकड़ीज के हवाले से भी पूछ सकते हैं, हेक्टेयर में भी पूछ सकते हैं। इस तरह आपसे मेज़ का टोटल एरिया पूछ सकते हैं, कितना जो है वो मेज़ का पाकिस्तान में टोटल एरिया पे मेज़ लगी हुई है, मेज़ की एनुअल यील्ड कितनी है, मेज़ की एवरेज कितनी है, वीट की एवरेज कितनी है। तो आपका अपना एरिया बताने का मकसद, जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि अगर आप कहते हैं कि फ़लाँ रीजन से हैं, उस रीजन की आपको अपनी मेजर क्रॉप्स पता होने चाहिए, उनके साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए और उनका एकड़ेज कितने हैं वो पता होने चाहिए। मैंने क्रेडिट ऑफिसर की बात की थी कि अगर अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की जॉब आती है या जनरल बैंकिंग ऑफिसर की जॉब आती है तो उसमें एक क्वेश्चन वो पूछते हैं क्रेडिट ऑफिसर क्या है। तो उसको देख लेते हैं। क्रेडिट ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या है कि मीटिंग विद क्लाइंट्स इंटरेस्टेड इन टेकिंग आउट अ लोन एंड प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू स्टार्ट द लोन एप्लीकेशन। अपने कस्टमर से मीटिंग करना है, उनको लोन किस तरह उन्होंने लेनी है वो सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उनको बतानी है और एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो शुरू कर देना है। कलेक्टिंग द नीडेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, उनसे जो ज़रूरत के मुताबिक डॉक्यूमेंट है वो लेने हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या हैं? अगर आप एग्रीकल्चर का लोन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसकी पासबुक चाहिए, जमाबंदी चाहिए, उसके जो हैं वो अगर साथ लीज़ लैंड आप लगा रहे हैं उसका स्टाम्प चाहिए, ID कार्ड की कापी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह डॉक्यूमेंट
कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग द रिस्क रेशियो ऑफ क्लाइंट्स बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट स्कोर एंड फाइनेंशियल हिस्ट्री। अब लोन कैलकुलेटिंग करने का तरीका ये होता है कि अगर आप 1 एकड़ बैंक फार्मर का ले रहे हैं तो आप उसका शेड्यूल रेट देखते हैं कि इसका गवर्नमेंट रेट क्या है। गवर्नमेंट रेट अगर 20 लाख है 1 एकड़ का तो उसका आप 50 से 70% फिनांस कर सकते हैं। मतलब कि फार्मर ने आपको 1 एकड़ की पासबुक दी, आपने उसका शेड्यूल रेट देखा, वो 20 लाख रुपए था, तो आप फार्मर को उसका 70% तक जो है वो लोन दे सकते हैं। उसका 10 से 12 लाख जो है वो आप लोन दे सकते हैं। तो इस तरह जो है उसको कैलकुलेट करना, ये भी क्रेडिट ऑफिसर की ड्यूटीज़ हैं। उसकी फार्मर की रिक्वेस्ट जो है उसको अप्रूव करना, डिनाइंग करना, ये भी उसी के प्रोसेस में है। उसके जो है पेमेंट प्लान बनाना, डिपॉजिट, इंस्टॉलमेंट, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, लोन एप्लीकेशन का, लोन रिवार्ड जो है, रिन्यूअल कैसे करना है। जिस तरह 6 महीने के बाद उसका रिन्यूअल होता है, 6 महीने के बाद उसका रिन्यूअल होता है, वो कैसे करना है। उसके बाद उसका जो है मार्कअप कैसे जमा करना है, इंटरेस्ट रेट क्या है, काइबर जो है वो क्या है। दोस्तों काइबर के मुतल्लक भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। काइबर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट है, तो ये स्टेट बैंक का जो मार्कअप है ना वो है। ये आजकल चल रहा है 22%। 22 ये होता है, बाकी बैंकों का ऊपर डिफरेंट होता है। 22 हर बैंक में मस्ट है, बाकी किसी का 6 है, किसी का 5 है। तो टोटल मार्कअप जो है वो 1 लाख पर 1 साल के लिए आजकल जो चल रहा है वो 27-28% है। बाकी ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। जिस तरह माइक्रो फाइनेंस बैंकें हैं वो 40% तक भी मार्कअप ले रही हैं। तो छोटी बैंक जिस तरह ये बाकी बैंकें हैं, HBL है, UBL है, अलाइड है, इनका जो है ये 22 स्टेट बैंक का तो है ही, साथ इनमें 6 इनका भी है। तो इनका जो है चल रहा है वो 28% चल रहा है। ये काइबर के हवाले से भी वो अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। क्रेडिट ऑफिसर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि किस तरह जो है वो क्रेडिट को मेंटेन करना है, किस तरह जो है वो पेमेंट डिसबर्स करवानी है, उसकी रिकवरी कैसे करवानी है। AFO के साथ डीलिंग करके इन चीज़ों को है जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है। तो इसके अलावा जो न्यू कस्टमर आता है उसको बैंक की प्रोडक्ट बताना कि हमारे पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है, किस पे कितनी परसेंटेज है, बैंक किस पे कितनी फाइनेंसिंग कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो हैं क्रेडिट ऑफिसर जो है ये दे रहा होता है। मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड रिलेइंग एंड हाइडनेस टू क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करनी है जी। सबसे मेन मकसद इसका यही है। जिस तरह मैंने ऊपर भी बात की कि उसको एनालाइज कैसे करना है, कस्टमर की फ़ाइल प्रोसेस कैसे करनी है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंटेशन जो है। अब बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कस्टमर की लैंड जो है वो ऑलरेडी प्लज होती है, तो इन चीज़ों को आपने देखना है। बैंक टेलर रेमिटेंस ऑफिसर कौन होता है जी? तो रेमिटेंस ऑफिसर जो है वो है परफॉर्म रिटेल बैंकिंग ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग मनी एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट। तो रेमिटेंस बैंकिंग में क्या है? रेमिटेंस इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। अ कैश रेमिटेंस इज़ व्हेन द सेंडर डिपॉजिट कैश इंस्टेंट ऑफ यूजिंग अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो रेमिटेंस ऑफिसर के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर की जॉब में कि जी रेमिटेंस ऑफिसर क्या है? जो हमारा पैसा बाहर के मुल्क से आता है उसको रेमिटेंस ऑफिसर जो है वो डील करता है। मतलब कि जिस तरह अगर कोई आपका भाई है वो किसी दूसरे कंट्री में जॉब कर रहा है, वो जब उधर से पैसे भेजता है तो इस चीज़ को विद इन कंट्री जो है वो और बंदा डील कर रहा होता है अमाउंट को, और जो दूसरे कंट्री से पेमेंट आ रही होती है उसको और बंदा डील कर रहा होता है। उसको जो बंदा डील कर रहा होता है, ऐसा बंदा जो हमारी बाहर से पेमेंट आ रही है उसको जो डील कर रहा होता है उसको रेमिटेंस ऑफिसर कहते हैं। तो बैंक में एक ये भी टर्म है। इसके अलावा भी आपने बैंक में ऑपरेशनल मैनेजर होता है, कैशियर होता है, उसके अलावा अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर होता है। इन सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वो भी आपने देख लेनी है। ऑपरेशनल मैनेजर जो है उसका काम ऑपरेशन से रिलेटेड है, ATM से रिलेटेड है,
बैंक की मेंटेनेंस से रिलेटेड है। ब्रांच मैनेजर पूरा कंट्रोल होता है उसका बैंक में। ब्रांच मैनेजर के बाद ऑपरेशनल मैनेजर होता है, फिर एक ARM होता है, फिर अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो है वो अकाउंट ओपनिंग जो है उन लोग जिस न्यू कस्टमर जो अकाउंट ओपनिंग के लिए आता है उसके साथ डीलिंग कर रहा होता है। अब जिस कि कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है, सैलरी अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है। तो जिस तरह मैंने बताया कि ऑपरेशनल मैनेजर जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। द ऑपरेशनल मैनेजर रोल इज़ मेनली टू इम्प्लीमेंट द राइट प्रोसेस एंड प्रैक्टिस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं, अक्सर क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ही पूछा जाता है। इंश्योर ऑल ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव वे, इम्प्रूव ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिस्टम, परचेज मटेरियल्स। जिस तरह मैंने बताया कि अगर मटेरियल से मुराद जहाँ को टेबल चेयर में इशू आ रहा है, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर में इशू है, जनरेटर में इशू है, ATM का कोई मसला है, तो इस तरह की चीज़ें सारी ऑपरेशन मैनेजर देख रहा होता है। एग्जामाइन फाइनेंशियल डाटा एंड यूज़ देम टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबली, मैनेज बजट एंड फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या है, बजट क्या है, इसके हवाले से ATM का कैश, जो भी वीकेंड पे जो भी स्नैली होता है, बैंक मीटिंग वगैरह, ये सारी जो है ऑपरेशन एक किस्म का ब्रांच मैनेजर की गैर मौजूदगी में आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल मैनेजर जो है वही ब्रांच का हेड होता है, वही ब्रांच का मैनेजर होता है। तो वही चीज़ें जो हैं वो डील कर। अब इधर भी जिस तरह प्राइवेट बैंकें हैं, HBL है, एलाइड बैंक है, UBL है, इनमें अकाउंट ओपन जो है वो ऑपरेशनल मैनेजर करता है। इस चीज़ को भी आप समझिएगा कि कुछ बैंकें ऐसी हैं जहाँ से जैसे नेशनल बैंक में अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर एक अलहदा से डेजिग्नेशन है कि अकाउंट ओपन जिसने करना है वो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर है। लेकिन नेशनल बैंक जो HBL बैंक जो है, UBL है, अलाइड है, इनमें ये जो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड जितने भी काम हैं, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा, ये तो हैं ही उसके, इनके अलावा जो अकाउंट ओपनिंग के रिलेटेड जितना भी काम है वो ऑपरेशनल मैनेजर ही करता है। ये मैं दूसरी बैंकों की आपको बात बता रहा हूँ कि आपको ऑपरेशनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आए। अगर आप बैंक में जा रहे हैं, HBL में जा रहे हैं, UBL में जा रहे हैं, तो आपको जो ऑपरेशनल मैनेजर बैठा मिलता है, जो आपका अकाउंट भी ओपन करता है, जिसने बाकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो लिखी हैं ये भी परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हैं। किसी किसी बैंक में ऑपरेशनल मैनेजर के साथ अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर भी होता है। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अकाउंट से रिलेटेड हैं। एक कस्टमर आता है, उसने उससे पूछना है जी आपका सैलरी अकाउंट बनाना है, आपका करंट अकाउंट बनाना है, तो आपका NF अकाउंट बनाना है, आपका जो है वो सेविंग अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट की भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। तो जिन दोस्तों ने अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनको भी ज़रूरी है कि वो बैंक का सिनेरियो उनको पता होना चाहिए। ब्रांच मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ऑपरेशनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो है वो किस तरह वो अपना जो हेड है उसका उनको कैसे मैनेज कर रहा होता है, किस तरह वो अकाउंट ओपनिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या कस्टमर की डिटेल रिक्वायर्ड होती है, किस तरह डिपॉजिट करवाना है, किस तरह फ़ीस लेनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं अकाउंट ओपनिंग जो ऑफिसर है उसके लिए ज़रूरी होता है। अब ये क्वेश्चन एक जॉब है, इसमें नेशनल बैंक में अनाउंस होती है कि रिलेशनशिप ऑफिसर की 17 ग्रेड की या रिलेशनशिप मैनेजर की ये जॉब जो है ये अनाउंस होती है कि रिलेशनशिप ऑफिसर क्या है, रिलेशनशिप मैनेजर क्या है। दिस पोजीशन इज़ प्राइमरली अकाउंटेबल फॉर द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल कमर्शियल एंड एग्रीकल्चर लोन and deposit portfolio, including accountability for the competent management of the portfolio. Emphasis will be placed on loan administration, sales, service, member advice and growth. Working closely with the regional manager, business banking and the senior relationship manager, team leader, the individual will implement appropriate approach to sales and business development by मैं आपको सिंपली लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि रिलेशनशिप ऑफिसर क्या है, रिलेशनशिप मैनेजर क्या है। रिलेशनशिप मैनेजर जो है उसका जो पोस्ट क्राइटेरिया है वो रिलेशनशिप ऑफिसर से ज़्यादा है, मतलब कि उसका ग्रेड ऊपर है, रिलेशनशिप ऑफिसर का ग्रेड उससे नीचे है। तो इसका काम जो है बैंक को बिज़नेस देना है,
बैंक को बिज़नेस कैसे देना है कि जिस तरह एग्री फिनांस ऑफिसर की जॉब होती हैं कि कस्टमर आता है उसका लोन बनाना है, प्रोडक्शन लोन बनाना है, डेवलपमेंट लोन बनाना है, जौन सा भी लोन उसकी मशीनरी पे लोन करना है या सोलर है, इनपुट्स के लिए है, जौन सा भी लोन करना है, तो इस तरह उसको डीलिंग करना, ये रिलेशनशिप ऑफिसर का काम होता है। साथ में उन्होंने लिखा है कि रीजनल मैनेजर जो है उसके साथ वर्किंग करना, जिस तरह रीजन का टीम लीडर है उसके साथ वर्किंग करना, पोर्टफोलियो को डिस्कस करना, हमारे पास कितना रीजन में पोर्टफोलियो है, कितने अकाउंट्स हैं, कितना हमारा कस्टमर है, कितना हमारा लोन बन चुका है, कितना हमारी जो है वो रिकवरी रहती है। ये सारी चीज़ें जो हैं रिलेशनशिप ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर के दायरे के अंदर ही घूमती हैं। रिलेशनशिप ऑफिसर जो 17 ग्रेड की पोस्ट है, रिलेशनशिप मैनेजर 18 ग्रेड की जॉब है। इन दोनों का जो बेसिकली डिफरेंस जो है वो यही है कि रिलेशनशिप मैनेजर जो है, रिलेशनशिप ऑफिसर सारी डिटेल जो है डेली का डेली अपडेट कर रहा होता है रिलेशनशिप मैनेजर को। रिलेशनशिप मैनेजर जो फर्दर है वो अपने रीजनल टीम लीडर को जो है वो डिटेल वाइज जो है ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा होता है टोटल रीजन का पोर्टफोलियो, रीजन में कितने अकाउंट बन चुके हैं, रीजन का कितना पोर्टफोलियो है, रीजन में कितने कस्टमर हैं, कितना लोन डिस्बर्स हो चुका है, कौन कौन रिकवरी में क्या इशू आ रहे हैं, कोई नई प्रोडक्ट आती है। जिस तरह नेशनल बैंक में एक कुछ दिन पहले एक प्रोडक्ट आया हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, 7% पे वो ट्रैक्टर दे रहे थे, 7% पे वो सोलर दे रहे थे, उसके अलावा मशीनरी दे रहे थे जिसमें लेज़र लेवलर, उसके बाद थ्रेशर, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दे रहे थे 7% मार्कअप पे। इससे जो ऊपर वाला मार्कअप था वो गवर्नमेंट पे कर रही थी। ये नेशनल बैंक में स्कीम आई थी, तो इसका कस्टमर तक इसको पहुंचाना, इसकी एडवर्टाइजमेंट, उससे रिलेटेड इसके लिए मीटिंग अरेंज करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिलेशनशिप ऑफिसर के लेवल तक होती हैं। उसने इन चीज़ों को मेंटेन करना होता है, तो उनको वो रिलेशनशिप मैनेजर को फर्दर वो कंटिन्यू करता है। एक चीज़ बहुत अहम है इस जॉब के लिए नेशनल बैंक में, वो है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे। उसके ये कुछ लिंक दिए हुए हैं, तो ये लिंक जो है ये आप गूगल पे सर्च करके पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो है वो देख सकते हैं। पाकिस्तान इकानमी जो है वो सर्वे कैसा रहा है, इकानमी के हवाले से पाकिस्तान को कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इकानमी को बूस्ट मिल रहा है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इकानमी डाउन हो रही है, कौन से फैक्टर हैं जो इकानमी को बूस्ट दे रहे हैं, कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से इकानमी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, अकाउंटिंग के हवाले से, तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं। तो ये चीज़ भी जो है वो अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से। ये कुछ लिंक दिए हुए हैं, चूँकि ये एक PDF की फ़ाइल है तो इधर से ये ओपन नहीं होंगे, तो आप जो है ये सेम जो है अगर इसको गूगल पे पेस्ट करेंगे वर्डिंग को, तो जो आपको ये सर्वे जो है 2023 का सर्वे जो है ये आपको मिल जाएगा। कोविड-19 में भी जिस तरह फ्लक्चुएशंस आई इकानमी में, उस हवाले से भी इसमें डिटेल में बताया गया है। उसके अलावा करंट सिनेरियो, क्रॉप वाइज सिनेरियो, एग्रीकल्चर के हवाले से एग्रीकल्चर सेक्टर कितना दे रहा है इकानमी को, और दूसरी जो हैं इंडस्ट्रीज़, उनका क्या रोल है पाकिस्तान की इकानमी में। चूँकि बैंक जो है वो तो इंडस्ट्री पे भी लोन दे रहा है ना। अगर आपकी फ्लोर मिल रहा है, शुगर मिल रहा है, वो भी बैंक में मॉर्टगेज है और आप उस पर भी फिनांस कर रहे हैं, तो A to Z हर चीज़ आपने इसमें कवर करनी है। तो साहब ज़रा इन चीज़ों से पाकिस्तान की इकानमी पे क्या असर पड़ता है। तो अगर एक शुगर मिल है वो ऑलरेडी बैंक के साथ है, तो साहब ज़रा उन्होंने एक हाईली अमाउंट जो है बैंक ने उसको दी हुई है, उससे उन्होंने अपना दूसरा प्लांट लगा लिया, तो इससे इकानमी को बूस्ट मिला। पीछे इसका रोल क्या हुआ, जिस तरह हमने नेशनल बैंक का विजन और मिशन पढ़ा, इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, मार्केट लीडरशिप,
कि किस तरह जो इकानमी को बूस्ट दिया जा सकता है, ऐसे सिनेरियो पैदा करने हैं। तो नेशनल बैंक का विजन मिशन यही है कि जितनी ज़्यादा फिनांसिंग हो सके हम उसको फिनांस कर सकें, फिनांस जो है कर सकें, ताकि इकानमी हमारी जो है उसको बूस्ट मिले। इकानमी जो है, जब इकानमी को बूस्ट मिलेगा तो साफ ज़ाहिर है जो है मार्केट में इससे रिलेटेड जितने भी जो हैं चीज़ें जो हैं फिर वो आ जाती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर से, जनरल बैंकिंग ऑफिसर से। इंटरव्यू में वो क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं जी कि एग्रीकल्चर के हवाले से आप पाकिस्तान की इकानमी को कैसे देख रहे हैं। एग्रीकल्चर के हवाले से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी जो है वो पिछले साल इतनी थी और अब इतनी हो गई है। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं आपकी नज़र में जिनकी वजह से जो इकानमी में ये इशू आए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए किसी भी इंटरव्यू में। इकानमी चूँकि एक सब्जेक्ट ऐसा इकोनॉमिक्स, तो जिनकी डिग्री है वो तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते होंगे, तो इस चीज़ को भी आपने देख लेना है। उसके अलावा क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हवाले से। जी इसका प्रेसिडेंट कौन है नेशनल बैंक का, नेशनल बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, नेशनल बैंक का जो है वो ये डिफरेंट लिखे हुए हैं, इमाम बख्श, आसिफ, एहसन। तो ये चीज़ें जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हवाले से लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ें आपको अब कहाँ से मिलेंगी और ये देखना क्यों ज़रूरी है। देखें, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं नेशनल बैंक में, तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना कि नेशनल बैंक का रेवेन्यू कितना है साल का, नेशनल बैंक की ब्रांचेस कितनी हैं टोटल, नेशनल बैंक की जो मेन ब्रांच है या उसका हेड है, हेड ऑफिस किधर है, नेशनल बैंक जो है वो इसकी जो है वो बुनियाद कब रखी गई, इसका मकसद क्या था बनाने का, नेशनल बैंक जो है वो कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहा है, नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट कौन है। तो ये आपने अब की सूरत अब देख लेना, अपडेट हो चुका होगा अब तक, चूँकि गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई है तो उस हवाले से इनमें भी चेंजिंग्स आती रहती हैं। तो आपने नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उधर जो हैं इसके जो हैं अबाउट में जाना है और उधर आपको जो है वो मिल जाएगा कि नेशनल बैंक का जो है वो कौन है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, कितनी ब्रांचेस हैं इसकी, इसका पाकिस्तान में जो है इसका ईयर वाइज आपको पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा, इसका रेवेन्यू भी मिल जाएगा, कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है नेशनल बैंक। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये कुछ अहम चीज़ें थीं इस जॉब के हवाले से। तो इसका मकसद इंटरव्यू में वो 3 जिस तरह मैंने बताया बंदे होते हैं, तो आपको वो टैकल कर रहे होते हैं। तो बोर्ड की लिस्ट जो है नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो आपने लाजमी देख लेनी है कि किस तरह जो है वो कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो किस हवाले से अहम है। उसके अलावा एक चीज़ और भी अहम है, मैं यहाँ बताता चलूँ। स्टेट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, ठीक हो गया जी। गवर्नर कौन है, चूँकि जॉब से रिलेटेड है ना। तो उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिस्कशन पॉइंट हैं जिन पे बात हो सकती है, जिसमें मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि स्टेट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, स्टेट बैंक जो है वो उसका बुनियाद कायदे आज़म ने कब रखी थी, स्टेट बैंक है कहाँ पर, उसके अलावा जो है वो गवर्नर आजकल कौन है इसका स्टेट बैंक का। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर के हवाले से कुछ मैं मज़ीद यहाँ चीज़ें क्लियर करूँगा। जो क्वेश्चन मेरे पास हैं मौजूद हैं जो वो पूछते हैं, बहुत अहम क्वेश्चन वो पूछते हैं एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर से कि जी डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए जब आप एक कस्टमर को लोन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने कहना जी कि हम उसका आईडी कार्ड लेंगे, आईडी कार्ड जो है वो फर्दर अपने कंप्यूटर से उसकी ECIB चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसको कहते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट भी इसको कहते हैं। ये स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट होती है जो कि हर बंदे की होती है। इसको जब हम आईडी कार्ड इंटर करते हैं तो इसमें उसका A to Z आ जाता है कि जब से उसका आईडी कार्ड बना है उसने कोई लोन तो नहीं लिया हुआ। तो वो अगर उसकी ज़मीन प्लाजा अगर उसने जायज़ कैश से भी 10 रुपये एडवांस लिया हुआ है तो वो भी उसमें शो हो रहा होता है। तो इस तरह की जो है ये रिपोर्ट है। सबसे पहले उसकी हम रिपोर्ट चेक करेंगे, उसके बाद हम उसको डॉक्यूमेंटेशन का कहेंगे। उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मुतलका पटवारी से होगी। उसका मौज़ा जो भी है उसका पटवारी बनाता है। वो अक्सर सवाल पूछ रहे होते हैं कि पासबुक क्या है। पासबुक दोस्तों एक ऐसा टूल है जिससे ज़मीन जो है वो मॉर्टगेज होती है, ज़मीन जो है वो प्लज होती है। पासबुक पे टोटल डिटेल लिखी होती है कि इसके खाते में कितने एकड़ हैं, इसका जो मौज़ा कौन सा है, कौन सा मुस्ततील नंबर है, कौन सा किला नंबर है, कौन सा मुरब्बा नंबर है। उस पर पटवारी के साइन होते हैं, कानूगो के साइन होते हैं, गर्दावर के साइन होते हैं, तहसीलदार के साइन होते हैं। उसकी दो पासबुक जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक गुलाबी रंग की होती है, एक सब्ज़ रंग की होती है। ये डाक खाने से मिलती हैं, आपके मुतलका पोस्ट ऑफिस से मिलती हैं। पोस्ट ऑफिस से लेने के बाद कस्टमर जो है वो अपने मुतलका पटवारी के पास जाता है। पटवारी जो है वो पासबुक बना के दे देता है। एक पासबुक जो है वो बैंक में आ जाती है, दूसरी पासबुक जो है वो कानगो ऑफिस में जमा हो जाती है। बैंक वाली पासबुक जो है वो AFO जो है उस पर जो है वो ज़मीन प्लाज करवाता है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है हमें वो चाहिए फ़र्द हसूल कर्ज़ा। उसकी फ़र्द चाहिए। फ़र्द कई तरह की होती है, फ़र्द ज़ाती रिकार्ड की भी होती है, फ़र्द बराए इसी भी होती है, फ़र्द बराए हसूल कर्ज़ा भी होती है। हमें हसूल कर्ज़ा की रिक्वायर्ड होती है लोन बनाने के लिए। फिर अगर उसके साथ लीज़ लैंड भी है, ठेका भी है, फैमिली लैंड भी है, उसकी भी हमें जमाबंदी ज़ाती रिकार्ड की रिक्वायर्ड होती है, स्टाम्प रिक्वायर्ड होता है। एक क्वेश्चन आमतौर पर पूछ रहे होते हैं कि खसरा गिरदावरी क्या है और ये किसका डॉक्यूमेंट है। ये भी लैंड रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट है। खसरा गिरदावरी जो है ये भी आपको पटवारी बना कर देता है। खसरा गिरदावरी एक किस्म का कह लें कि हमारी ज़मीन का नक्शा है। उस पर आ रहा होता है कि किला नंबर लिखा होता है, मुस्ततील नंबर लिखा होता है, मालक का नाम लिखा होता है। अगर लीज़ लैंड का खसरा बन रहा है तो साथ मुस्ताजर का नाम भी लिखा होता है। तो वो 2 साल पुराना भी हो सकता है, 3 साल पुराना भी हो सकता है। असल में उस पर रिकॉर्ड ये होता है कि आपने पिछले साल इस पर कौन सी अपनी फसल लगाई थी, अपने एकड़ पे, अपनी ज़मीन पे, उससे पिछले साल कौन सी लगाई थी। वो बैंक क्यों लेता है, वो भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चूँकि आप देखें मैंने जिस तरह बताया कि हर क्रॉप का क्राइटेरिया डिफरेंट है। गंदम के लिए बैंक 50,000 फिनांस कर रहा है, कपास के लिए 70 कर रहा है, शुगर केन के लिए 1 लाख कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो एग्री फिनांस ऑफिसर इस चीज़ को देखता है कि आया कि इसने पिछले 2 साल 3 साल इसने अपनी ज़मीन पर फसल कौन सी लगाई है। कि ये तो मुझे कह रहा है कि मुझे शुगर केन का लोन बना दो, इस तरह उसकी लिमिट ज़्यादा बन जाएगी, लेकिन ये लगा तो गंदम रहा है या कपास रहा है। तो ये चीज़ें अब हमें कैसे पता चलेंगी कि अब हम बार बार जाकर तो नहीं देखेंगे ना। ये चीज़ें जो हैं उसके खसरा गिरदावरी पे लिखी होती हैं। इसने 2020 में कौन सी चीज़ लगाई थी, 21 में कौन सी फसल लगाई थी, 22 में कौन सी लगाई है, 23 में कौन सी लगाई है। ये चीज़ें जो हैं ये डॉक्यूमेंट वो अक्सर पूछते हैं। इसके हवाले से पासबुक का क्वेश्चन हर उन्होंने कैंडिडेट से पूछा जी पासबुक क्या है। पासबुक एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए ज़मीन जो है वो प्लज होती है। वो ये भी पूछते हैं पासबुक कहाँ से मिलती है। पासबुक जो है पोस्ट ऑफिस से मिलती है। जमा कहाँ होती है, कानगो ऑफिस में जमा होती है। अच्छा जी, ECIB के हवाले से मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। अब अगर अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की जॉब है उससे मैं पूछेंगे कि अकाउंट की कितनी टाइप होती हैं जी। तो करंट अकाउंट होता है जी, सैलरी अकाउंट होता है, उसके बाद एक NF अकाउंट होता है, उसके बाद एक सेविंग अकाउंट होता है। कुछ कैंडिडेट आपको पता होगा जो स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप के लिए भी उन्होंने अकाउंट ओपन करवाए होंगे। तो डिफरेंट बैंकों में बाकी बैंकों का क्राइटेरिया होता है। जिस तरह आजकल HBL में एक आया हुआ है, हरियाली अकाउंट आया हुआ है, नेशनल बैंक में इस तरह आसान अकाउंट आ गया जी। डिफरेंट अकाउंट की टाइप्स हैं। तो ये अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो बंदा अप्लाई जिसने किया हुआ है उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या है, अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। हर बैंक का डिफरेंट क्राइटेरिया है। कुछ बैंकें जो वो आपको कह रही होती है आप अपने बिजली का बिल भी ले आएँ। अगर आप सैलरी लोन ले रहे हैं, सैलरी अकाउंट बना रहे हैं तो सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपके पास, ऑफ़र लेटर होना चाहिए, उसको देख के वो सैलरी अकाउंट ओपन कर देते हैं। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जिस तरह आप क्योंकि बैंक जो है वो किसी वजह से ये अकाउंट खोलता है, हर किसी का अकाउंट नहीं खोलता। तो ये चीज़ें जिस तरह अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपना स्कॉलरशिप का बताएगा जी कि मेरी स्कॉलरशिप लगी है, मैंने उस हवाले से अकाउंट ओपन करना है।
तो अगर कोई जॉब होल्डर बंदा है तो वो अपनी जॉब का जो है उनको ऑफ़र लेटर देगा, तो वो जो है वो उस पर जो है वो उनका अकाउंट ओपन होगा। अगर कोई फार्मर है तो उसकी जमाबंदी के थ्रू जो है वो उसका अकाउंट ओपन होगा। अगर कोई बंदा सेविंग अकाउंट बनाना चाहता है तो उसके हवाले से उसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो अलग होते हैं। उसके बाद जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, उसकी पोस्ट के हवाले से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जनरल बैंकिंग ऑफिसर में वो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जी कि आप ब्रांच मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कैश काउंटर पर जो है उस पर जो है वो चेक क्या है, बाउंस चेक क्या है, डिपॉजिट स्लिप को कैसे फिल करते हैं, चेक बुक रिक्वेस्ट करते हैं कैसे करते हैं, चेक बुक क्यों ज़रूरी है, एटीएम क्यों ज़रूरी है, एटीएम के हवाले से वो पूछ रहे होते हैं, बैंकिंग के निज़ाम के हवाले से पूछ रहे होते हैं। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक बंदा जनरल क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि जी स्टेट बैंक का गवर्नर का क्या नाम है, स्टेट बैंक कब बनी है, स्टेट बैंक की जो है ECIB रिपोर्ट क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट क्या है। उसके बाद जो है वो अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर से कि अकाउंट ओपन जो है वो कितने दिनों में हो जाता है, आप जो अकाउंट ओपनिंग के लिए जो है वो किसको मेल करना पड़ती है, इसमें किस किस बैंकिंग ऑफिसर का रोल होता है, उसके बाद डिपॉजिट कैसे करवाना है, क्रेडिट कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को इसके बैंक की हिस्ट्री जो है वो पता होनी चाहिए, चाहे किसी भी बैंक में जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नेशनल बैंक का नहीं, एक ओवरऑल आपको सिनेरियो बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अगर आप नेशनल बैंक में, ख़ासकर नेशनल बैंक में अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की जॉब होती है तो उस हवाले से। बाकी एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर पे मैंने ब्रीफली आपको बता दिया, वो मेजर आपसे यही पूछेंगे जब आप इंटरव्यू में आप उनको अपना एरिया बताएंगे तो वो एरिया से ही आपको पहला क्वेश्चन पूछ लेंगे, जी हाँ भी बताएं आपके एरिया में मेजर क्रॉप क्या है। आप कह देंगे जी वीट है, वो कहेंगे जी वीट की पाकिस्तान में एवरेज कितनी है, वीट पाकिस्तान में कितने एकड़ पे लग रही है, वीट का पाकिस्तान में बहरान क्यों आया, वीट की कौन कौन सी वैरायटी हैं, वीट रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है, वीट की सालाना कितनी औसत आ रही है, सालाना पैदावार कितनी है, इंपोर्ट कितनी हो रही है, एक्सपोर्ट कितनी हो रही है। मतलब कि एक चीज़ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने देख लेना है। ख़ासकर एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर को वो किसी जगह भी फंसा सकते हैं इकनॉमिक सर्वे के हवाले से, और उसके अलावा इन कैलकुलेशन में जी के राइस की एनुअल यील्ड कितनी है, पाकिस्तान कॉटन कितनी एक्सपोर्ट कर रहा है, टोटल एरिया कितना है। उसके अलावा एक चीज़ अहम ये भी है, सीड रेट पूछते हैं कि इसका सीड रेट कितना है जी, वीट का सीड रेट कितना है पर एकड़, शुगर केन का सीड रेट कितना है, तो राइस का कितना है। तो राइस की चूँकि नर्सरी लगती है तो राइस का 5 से 6 kg है, शुगर केन का जो है वो 80 से 90 मन जो है वो गन्ने रिक्वायर्ड होते हैं। इस तरह जो कपास है इसका 10 से 12 kg है, चावल जो है इस तरह में नर्सरी बता दी मैंने इसकी, मेज़ का भी 8 से 10 kg है। तो इस तरह डिफरेंट क्रॉप का डिफरेंट है, ये आपने अपने एरिया वाइज जो हैं वो अपनी क्रॉप्स जो हैं ये देख लेनी है। तो उसके अलावा एक चीज़ और, वो जिस तरह बैंकिंग के कैटेगरी को अगर हम देखें, जनरल बैंकिंग ऑफिसर में वो पूछ लेते हैं रेमिटेंस ऑफिसर क्या है, क्रेडिट ऑफिसर क्या है, क्रेडिट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर और रिलेशनशिप मैनेजर में क्या फ़र्क है, लोन, अगर एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर की जॉब है तो वो लोन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि डेवलपमेंट लोन क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोन की 2 कैटेगरी हैं। डेवलपमेंट लोन वो है कि जिससे फार्मर की डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह अगर वो लोन लेके ट्रैक्टर ले रहा है तो वो डेवलपमेंट में जाएगा। दूसरा लोन है कैश लेके वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, वो दूसरा लोन है। तो लोन की भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद एक अहम क्वेश्चन जो है वो नेशनल बैंक की प्रोडक्ट और सर्विसेज, नेशनल बैंक कौन कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहा है ये आपने ज़रूर देख लेनी है। नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट कौन है ये भी आपने ज़रूर देख लेना है। नेशनल बैंक का चीफ़ एग्जीक्यूटिव स्टाफ कौन है ये भी आपने ज़रूर देख लेना है। नेशनल बैंक की वेबसाइट जैसे ही आप विज़िट करेंगे आपको उधर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हवाले से एक जो है वो मिलेगा, तो उसको आपने ज़रूर पढ़ लेना है। इसमें अपना घर, आसान अकाउंट, इस तरह की काफ़ी सारी जो हैं वो सोना रख के जो है वो लोन ले सकते हैं। ये सारे जो हैं इस तरह की चीज़ें हैं नेशनल बैंक में ये आपने देख लेनी है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, और इधर उधर से जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है डिफरेंट जो है जॉब्स के हवाले से। तो इस वीडियो में आपको तकरीबन आपका 80 से 90% जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बाकी आपके कॉन्फिडेंस पे है, आपके किस तरह आप किस तरह उनको टैकल करते हैं क्वेश्चन को। चाहे जिस तरह का भी आंसर आपको आता है पूरे कॉन्फिडेंस से दें,
तो बाज़ का ऐसा होता है कि हम गलत भी बता रहे होते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे होते हैं कि वो समझते हैं कि शायद बंदा ठीक ही बात कर रहा है। और बाज़ का ऐसा होता है कि हमें पता भी होता है और हम बात ही ऐसे कर रहे हैं तो वो कहते हैं यार इसको तो पता ही नहीं है कुछ, ये जिस तरह बता रहा है ये तो खुद ही इस पे कन्फ्यूज़ है। तो इन चीज़ों को दोस्तों आपने ख़्याल में रखना है। नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से ये एक अकाउंट, ये टोटल जो है जितने भी NBP के इंटरव्यू हैं उन पे एक वीडियो जो है वो बनाई गई है। इसको आप जो है कंप्लीट सुने तो इससे इस पे जो है वो मज़ीद जो है आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगी, बैंकिंग सेक्टर का निज़ाम आपको समझ आ जाएगा।